नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कहते हैं इस दुनिया में पति-पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक भी होता है और पवित्र होता है। लेकिन कभी-कभार जब इस प्यार में, इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तब जो कहानी बनती है, वो काफ़ी खौफ़नाक होती है। ऐसी ही एक खौफ़नाक कहानी से मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूँ। कहानी है महानगर मुंबई से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुणे शहर की। 21 नवंबर 2018 को दो जगहों पर हुई गोलीबारी ने शहर के लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। इस गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई थी। क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी घायल हो गया था और उस अधिकारी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई थी। घटना चंदन नगर थाने के आनंद पार्क इंद्रायणी परिसर की सोसाइटी में स्थित धनदीप इमारत के अंदर घटी। सुबह के समय 3 गोलियां चलने की आवाज से वहां रहने वाले लोग चौंके। गोलियों की आवाज इमारत की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के बीच बनी सीढ़ियों से आई थी। आवाज सुनते ही पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए। वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। सीढ़ियों पर एकता ब्रजेश भाटी नाम की एक युवती खून से लथपथ पड़ी थी। वह पहली और दूसरी मंजिल के फ्लैटों में अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी। शोर शराबा सुनकर इमारत में रहने वाले अन्य लोग भी आ गए। लोग घायल महिला को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल द्वारा थाना चंदन नगर पुलिस को सूचना दे दी गई। सुबह सुबह इलाके में घटी इस सनसनीखेज घटना की खबर पाकर थाना चंदन नगर के थाना प्रभारी राजेंद्र मुलिक अपनी टीम के साथ अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल में राजेंद्र मुलिक को पता चला कि एकता भाटी को उसके फ्लैट पर ही गोली मारी गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि एकता को 2 गोलियां लगी थी। एक गोली उसके पेट में लगी थी, दूसरी सिर को भेदते हुए आर पार निकल गई थी। थाना प्रभारी अस्पताल में 2 कांस्टेबल को छोड़कर घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां जाने पर यह जानकारी मिली कि मृतका एकता भाटी सुबह अपने परिवार वालों के साथ चाय नाश्ते के लिए अपनी पहली मंजिल वाले फ्लैट में दूसरी मंजिल से आ रही थी। उसका पति ब्रजेश भाटी 5 मिनट पहले ही नीचे आ चुका था। वह अपने पिता और बच्चों के साथ बैठा पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था। उसी समय यह घटना घटी। थाना प्रभारी ने मुआयना किया तो एक गोली का निशान सीढ़ियों के पास दीवार पर मिला। इसका मतलब हमलावर की एक गोली दीवार पर लगी थी। ब्रजेश भाटी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। मामला काफी संगीन था। थाना प्रभारी राजेंद्र मुलिक ने मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम और फॉरेंसिक टीम को भी दे दी। सूचना पाते ही शहर के डीसीपी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद थाना प्रभारी से अस्पताल पहुंचे और एकता भाटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के ससून डाक अस्पताल भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें शहर के कई थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्री सरदेश पांडे भी शामिल हुए। मामले को विचार विमर्श करने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। महानगर मुंबई हो या पुणे, इन शहरों में छोटी बड़ी कोई भी घटना होती है तो स्थानीय पुलिस के लिए क्राइम ब्रांच अपनी समानांतर जांच शुरू कर देती है। डीसीपी श्री सरदेश पांडे ने भी एकता भाटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 2 टीमें गठित की, जिसकी कमान उन्होंने इंस्पेक्टर रघुनाथ जाधव और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के इंस्पेक्टर गजानंद पवार को सौंपी। सीनियर अफसरों के निर्देश में स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तेजी से जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले पूरे शहर की नाकेबंदी करवा कर अपने मुखबिरों को सजग कर दिया। मृतक एकता भाटी का परिवार दिल्ली का रहने वाला था।
इसलिए मामले के तार दिल्ली से भी जुड़े होने का संदेह था। इसी के साथ साथ उन्होंने घटना की तह तक पहुंचने के लिए अस्पताल में लगे सारे सीसीटीवी आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस को इससे पता चला कि हत्यारे मोटरसाइकिल पर आए थे। वह मोटरसाइकिल पुणे वडगांव शेरी के शिवाजी पार्क के सामने लावारिस हालत में खड़ी मिली। यह भी जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल पुणे की मार्केट से चोरी की गई थी। मोटरसाइकिल वहां छोड़कर वह सरास बाग की तरफ निकल गए थे। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम हत्यारों की तलाश में जुट गई। उसी दिन शाम 4 बजे इंस्पेक्टर गजानंद पवार की टीम को एक मुखबिर द्वारा खबर मिली कि चंदन नगर गोलीबारी के दोनों अभियुक्तों पुणे सेंट्रल रेलवे पर आने वाले हैं। वे प्लेटफार्म नंबर 3 से 5:30 बजे छूटने वाली झेलम एक्सप्रेस से दिल्ली भागने वाले हैं। यह खबर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। यह खबर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर वह हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की योजना की तैयारी में जुट गए। गाड़ी छूटने से पहले उन्हें अपना मोर्चा मजबूत करना था, इसलिए उन्होंने इस मामले की खबर चंदन नगर पुलिस के साथ साथ बड़गांव पुलिस और पुणे स्टेशन की जीआरपी को भी दे दी। इंस्पेक्टर गजानंद पवार अपनी टीम के और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रघुनाथ जादव की टीम ने पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी झेलम एक्सप्रेस पर शिकंजा कस दिया। स्थानीय पुलिस भी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पर नजर रखे हुए थी, जबकि इंस्पेक्टर गजानंद पवार कांस्टेबल मोइनुद्दीन शेख के साथ स्टेशन के सीसीटीवी के कैमरों के कंट्रोल रूम में बैठकर आने जाने मुसाफिरों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी के छूटने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। एक बार तो उन्हें लगा कि शायद अभियुक्तों ने अपना इरादा बदल दिया होगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी निगाहें चमक उठी। गाड़ी छूटने में जब सिर्फ 10 मिनट बचे थे, तभी उन्होंने बदहवासी की हालत में 2 संदिग्ध लोगों को तेजी से बोगी नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए देखा। यह समय पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इंस्पेक्टर गजानंद पवार ने पुलिस टीमों को सावधान कर दिया। वह खुद कोड नंबर 9 के पास पहुंच गए। उन्होंने आगे बढ़कर उन दोनों को डिब्बे में चढ़ने से रोक लिया और उनसे अपनी आईडी दिखाने को कहा। उनमें से एक ने अपनी आईडी दिखाने के बहाने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और इंस्पेक्टर गजानंद पवार को अपना निशाना बनाकर 3 गोलियां चला दी। अचानक चली गोली से इंस्पेक्टर पवार ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनके जबड़े में लग गई। दूसरी गोली ने उनके कंधे को टच करते हुई निकल गई, जो एक आदमी को जाकर लगी। प्लेटफार्म पर चली गोलियों की आवाज से स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का लाभ उठाकर बदमाश अपनी रिवॉल्वर लहराते हुए भागने लगे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। कुछ दूरी पर मुस्तैद इंस्पेक्टर रघुनाथ जाधव ने दौड़कर इंस्पेक्टर गजानंद पवार को संभाला। अन्य पुलिस वाले हमलावरों के पीछे भागे। स्टेशन से निकलकर हमलावर सड़क पर भागने लगे। पुलिस भी उनके पीछे थी। सड़क पर चल रही भीड़ की वजह से पुलिस उन पर गोली नहीं चला सकती थी। तभी माल धक्का रेड लाइट एरिया पर तैनात बड़े गार्डन ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल राजेंद्र शेलके ने एक हमलावर को दबोच लिया। दूसरे को जीआरपी ने पकड़कर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। हमलावरों की गोली से घायल इंस्पेक्टर गजानंद पवार और घायल आदमी को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां घायल आदमी की मृत्यु हो गई थी, जबकि इंस्पेक्टर गजानंद पवार की हालत नाजुक बनी हुई थी। पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने अपना नाम शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव बताया, जबकि दूसरा उसका 19 वर्षीय बेटा मुकेश उर्फ मोंटी शिवलाल राव था। दोनों ही मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थे, पर फिलहाल दिल्ली के उत्तम नगर में रहते थे। उन्होंने एकता भाटी की हत्या करने का अपराध भी स्वीकार कर लिया। क्राइम ब्रांच की दोनों टीमें हमलावरों से गहन पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसलिए दूसरे दिन उन्हें पुणे के प्रथम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजानंद नंदवार के सामने पेश कर उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक एकता के पति ब्रजेश भाटी का दिल्ली की किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यानी एकता पति की प्रेम कहानी की भेंट चढ़ी थी। इस घटना कांड के पीछे की जो कहानी निकल कर आई वह बेहद दिलचस्प है। बात सन 2014 की है। उस समय भाटी परिवार दिल्ली में रहता था। उनका अपना छोटा सा कारोबार था, जिसकी देखरेख एकता भाटी
और पति ब्रजेश भाटी करते थे। आमदनी कुछ खास नहीं थी, बस किसी तरह परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चल सकता था? इसी को लेकर दोनों में पति पत्नी अक्सर परेशान रहते थे। वे अक्सर आमदनी के लिए गूगल पर सर्च करते रहते थे। इसी खोज में ब्रजेश भाटी की संध्यापुरी से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। दोनों की यह दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। संध्यापुरी खूबसूरत युवती थी। ब्रजेश भाटी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को अनमैरिड लिखा था, जबकि वह शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था। ब्रजेश भाटे को अनमैरिड जानकर ही संध्यापुरी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। संध्यापुरी ब्रजेश भाटी को लेकर खुशहाल जीवन के सुनहरे सपने देखने लगी थी। संध्यापुरी के इस अंधे प्यार को चतुर चालाक ब्रजेश भाटी ने भरपूर फायदा उठाया। उसने संध्यापुरी से शादी का वादा कर काफी पैसा ऐंठा। साथ ही उसने संध्या की कार भी हथिया ली थी। इस तरह ब्रजेश भाटी संध्यापुरी के पैसों पर मौज कर रहा था। जब संध्यापुरी ने ब्रजेश पर शादी का दबाव डालना शुरू किया तो वह योजना अनुसार संध्यापुरी की कार बेचकर परिवार सहित पुणे चला गया। पुणे जाने के बाद ब्रजेश और एकता ने कैटरिंग का काम शुरू किया। शुरू में उनके लिए काम कठिन था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उनकी और परिवार की मेहनत से थोड़े ही दिनों में उनका कारोबार चल पड़ा। उन्होंने पुणे की कई आईटी कंपनियों में एक खास जगह बना ली थी। उन कंपनियों के खाने के डिब्बों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उनके खाने में जो टेस्ट था वह किसी और के डिब्बे में नहीं था। काम बढ़ा तो पैसा आया तो उनके परिवार का रहन सहन बदल गया। उन्होंने पुणे के पॉश इलाके की गंदी बिल्डिंग में 3 फ्लैट किराए पर ले लिए। 2 फ्लैट बिल्डिंग की पहली मंजिल पर थे तो एक दूसरी मंजिल पर था। दूसरी मंजिल के फ्लैट को उन्होंने अपना बेडरूम बनाया। पहली मंजिल को एक फ्लैट उन्होंने अपने बच्चे और पिता के लिए रखा। दूसरे फ्लैट को उन्होंने खाने का मेस बना दिया। मेस में काम करने के लिए नौकर नौकरानी भी रख ली थी, जो खाना बनाने और टिफिन तैयार करने का काम किया करते थे। सुबह की चाय नाश्ता पूरा परिवार साथ साथ नीचे फ्लैट पर करता था। ब्रजेश के शादीशुदा होने की जानकारी जब संध्यापुरी की हुई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह ब्रजेश को दिलो जान से चाहती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को वह अपने मन से इतना चाहती है और सब कुछ अपना उस पर न्यौछावर कर दिया, वह 2 बच्चों का बाप है। संध्या को इसका बहुत दुख हुआ। वह ऐसे धोखेबाज को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अब वह दिल्ली में नहीं था, वह भाग चुका था, वह पुणे में था। संध्या भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह ब्रजेश भाटी को ढूंढ कर ही रहेगी, इसके लिए भले ही उसे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े। लिहाजा वह अपने स्तर से ब्रजेश को तलाशने लगी और उसकी कोशिश रंग लाई फरवरी 2017 में, जब उसे पता चल गया कि ब्रजेश इस समय पुणे में अपने परिवार के साथ रह रहा है। वह उसके साथ पुणे चली गई। वहां पर उसके घर वालों से भी मिली। पहले तो ब्रजेश ने संध्या को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने तेवर दिखाए तो वह लाइन पर आ गया। संध्या ने जब शादी की बात कही तो शादी से इनकार कर दिया ब्रजेश ने। उस समय ब्रजेश की पत्नी एकता ने संध्या को बुरी तरह बेइज्जत कर घर से निकाल दिया। इससे नाराज और दुखी होकर संध्या दिल्ली लौट आई। ब्रजेश को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ उत्तम नगर थाने में बलात्कार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजेश भाटी को पुणे से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। करीब 1.5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया तो संध्यापुरी ने उससे अपनी कार और पैसों की मांग शुरू कर दी। इस पर ब्रजेश भाटी के परिवार वालों और संध्यापुरी में जमकर तकरार हुई। तब संध्या ने धमकी दी कि अगर उसकी कार और पैसे वापस नहीं मिले तो पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। भाटी परिवार ने इसे संध्यापुरी की एक कोरी धमकी समझा था। ब्रजेश भाटी से चली जा चुकी संध्यापुरी ने भाटी परिवार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वह उसे साकार करने में जुट गई। वह जिस तरह तड़प रही थी उसी तरह धोखेबाज ब्रजेश को भी तड़पते देखना चाहती थी। उस काम में उसको एक जान पहचान वाले शख्स ने उसकी मदद की। उसने संध्या को आपराधिक प्रवृत्ति वाले शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव से मिलवाया। संध्यापुरी ब्रजेश भाटी की पत्नी एकता भाटी की हत्या करना चाहती थी। इसके लिए उसने शिवलाल उर्फ शिवा को मोटी सुपारी दी। सुपारी लेने के बाद शिवा अपने बेटे मुकेश उर्फ मोंटी राव के साथ पुणे पहुंच गया।
पुणे आकर दोनों ने पहले ब्रजेश भाटी के घर की पूरी रेकी की और घटना के दिन उन्होंने पुणे मार्केट में एक मोटरसाइकिल चुरा ली और सुबह सुबह आकर एकता भाटी को निशाना बनाकर वहां से भाग निकले। वह शहर से बाहर भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस के सक्रिय होने से वे पुणे में ही रह गए। उन्हें पता था कि पुणे से शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए झेलम एक्सप्रेस जाती है। इसी ट्रेन से उन्होंने दिल्ली भाग जाना उचित समझा, इसलिए शाम 4 बजे तक उन्होंने सार बाग के एक होटल में समय बिताया। फिर वे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी झेलम एक्सप्रेस में चढ़ने को हुए तो उनका सामना पुलिस से हो गया। शिवलाल ने शक होने पर गोली चला दी, जिससे इंस्पेक्टर गजानंद पवार घायल हो गए। शिवलाल उर्फ शिवा, बाबूलाल राव और मुकेश उर्फ मोंटी राव से पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम संध्यापुरी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली निकल गई और 26 नवंबर 2018 को दिल्ली के उत्तम नगर पुलिस की सहायता से संध्यापुरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस संध्या को पुणे ले गई। पूछताछ के बाद संध्या ने पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने संध्यापुरी, शिवलाल और उसके बेटे मुकेश को कोर्ट में पेश कर यरवदा जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रिश्तों की है जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम किसी गलत रास्ते पर चल देते हैं तो एक अच्छा खासा खेलता परिवार किस तरीके से तबाह हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जिस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसी तरीके से बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलता हूं एक नई क्राइम कहानी में आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।